वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग येट थोड़ा मॉडर्निस्ट टाइप का स्टोरी हम आज कवर करने वाले हैं, जो कि है द वर्जर, लिखी गई थी सॉमरसेट मॉम के द्वारा। तो फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा विलियम सॉमरसेट मॉम के बारे में जान लेते हैं। उनका अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, उनका एजुकेशन, उनका कैरियर शिफ्ट, उनका राइटिंग कैरियर, और फिर कैसे स्टार्ट हुआ था उनका राइटिंग कैरियर, फिर उनका मेजर वर्क्स कौन से है और क्या क्या लिखे थे, उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, वो कौन सा थीम यूज़ करते हैं, और उनका लेटर लाइफ एंड लेगेसी, सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ हम समझ लेते हैं पहले स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले। सॉमरसेट मॉम एक ऐसे राइटर है जो 20th सेंचुरी के मोस्ट सक्सेसफुल और हाईएस्ट पेड ऑथर्स में से एक थे। अगर आपको लाइफ के ट्विस्ट और टर्न्स, आयरनी और ह्यूमन नेचर के बारे में रियलिस्टिक स्टोरीज पसंद है तो मॉम का नाम ज़रूर सुना होगा। उनका एक फेमस शॉर्ट स्टोरी द वर्जर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी मानी जाती है। तो चलिए इस लेजेंडरी का राइटर की जर्नी एक्सप्लोर करते हैं। तो सॉमरसेट मॉम का जन्म 25 जनवरी 1874 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनके फादर रॉबर्ट ऑर्मंड मॉगम एक ब्रिटिश एम्बेसी के लॉयर थे। उनकी मदर एडिथ मैरी स्नेल भी एक कल्चर्ड और इंटेलिजेंट वुमेन थी। लेकिन मॉम की ज़िंदगी स्टार्ट से ही टफ रही। जब वो सिर्फ 8 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। फिर सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके फादर भी गुजर गए। इस वजह से उनको इंग्लैंड भेज दिया गया अपने अंकल के पास रहने के लिए। ये अर्ली ट्रेजेडीज़ उनके लाइफ के मॉगम के अंदर एक डीप सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की शक्ति डेवलप की, जो उनके लिखने के स्टाइल में भी दिखाई देता है। सरप्राइजिंगली मॉम इनिशियली राइटर बनने के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन से मेडिसिन की पढ़ाई की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर बनने के दौरान ही उन्होंने लिखना शुरू किया। उनका फर्स्ट नावल लीजा ऑफ लैम्बेथ 1897 को जो पब्लिश हुआ था, जो लंदन के लोअर क्लास लाइफ के स्ट्रगल्स दिखाता है। यह बुक इतनी सक्सेसफुल रही कि मॉम ने अपनी मेडिकल करियर को छोड़ दिया और फुल टाइम राइटर बनने की डिसीजन लिया। मॉम के लिखने का स्टाइल सिंपल, डायरेक्ट और डीपली इंसाइटफुल था। वो ह्यूमन नेचर, आयरनी और ज़िंदगी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर भी लिखने के लिए बहुत फेमस थे। उनके कुछ सबसे फेमस नावल है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, जो कि 1915 को पब्लिश हुआ था, उनके सबसे इम्पॉर्टेंट और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल। फिर आता है और एक राइटिंग है उनकी नावल द मून एंड सिक्स पेन्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1919। पेंटर पाउल गाउगोइन की लाइफ से इंस्पायर्ड एक यूनिक स्टोरी है द मून एंड सिक्स पेन्स। फिर और एक नावल है कैक्सनएले, जो कि 1930 को पब्लिश हुआ था। लिटरेरी वर्ल्ड का एक सटायर जो जेलसी और हिपोक्रेसी को दिखाता है, ये ऐसी नावल है। द रेजर्स एज, जो कि पब्लिश हुआ था 1944 को। ये एक फिलोसॉफिकल नावल जो मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। लेकिन सिर्फ नावल से नहीं, मॉगम शॉर्ट स्टोरीज लिखने में भी एक्सपर्ट थे। उनके कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज है द वर्जर, जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर रेन, मिस्टर नोनॉल और द लॉटस ईटर, ये सब उनके शॉर्ट स्टोरीज हैं। उन्होंने थिएटर में भी काफ़ी लिखा। उनका कुछ फेमस प्लेस थे द सर्कल, जो कि पब्लिश हुआ था 1921 में, और द कांस्टेंट वाइफ, जो कि पब्लिश हुआ था 1926 में। मॉगम की राइटिंग, मॉम की एक्चुअली इट इज़ नॉट मॉगम, इट इज़ मॉम। उनके राइटिंग थीम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे। वो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, शार्प आयरनी और अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग्स के लिए जाने जाते हैं। मॉम का राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल और एक्सेसिबल था। वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज अवॉइड करते थे और उनकी स्टोरीज़ में साइकोलॉजिकल डेप्थ और शार्प ऑब्जर्वेशन होते थे। उनके राइटिंग्स के मेन थीम्स थे रियलिज्म एंड सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स आइडिया को आसान तरीके से समझाना, आयरनी एंड ह्यूमन नेचर, लाइफ का अनप्रेडिक्टेबल होना और लोगों की हिपोक्रेसी दिखना, और ऑब्जर्वेशनल स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस का डीप एनालिसिस करते थे।
और एक स्टाइल है और एक थीम है सिनिसिज्म एंड वेट, एक शार्प, एक विटी और समथिंग बहुत इंटेलिजेंट तरीके से सिनिकल अप्रोच करते थे। उन्होंने कभी भी ओवरली रोमांटिक या फैंटासी बेस्ड स्टोरीज नहीं लिखी, बल्कि वो रियलिटी दिखाने में बिलीव करते थे। मॉम के अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स फ्रेंच रिवेरिया में गुजरे, और वहाँ उनका एक ब्यूटीफुल विला था जिसमें वो लिखने और पेंटिंग्स कलेक्ट करने में बिजी रहते थे। वो 20th सेंचुरी के मोस्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल राइटर में से एक रहे। उनके नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज आज भी वर्ल्ड वाइड रेड और स्टडी किया जाता है। उनका देहांत 16 दिसंबर 1965 को नाइस, फ्रांस में हुआ, लेकिन उनका लिटरेचर आज भी जिंदा है। सॉरी, इट्स नॉट ज़िंदगी। उनका जो लिटरेरी वर्क है वो आज भी ज़िंदा है और हर जनरेशन उसके नए लेसन सीख सकती है। तो सॉमरसेट मॉम एक मास्टर स्टोरी टेलर थे जो हमेशा रियलिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते थे। उनकी कहानियाँ लाइफ के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, आयरनी और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स को लेकर आती है। अगर आपको उनकी राइटिंग्स पसंद आई है या उनकी भी कोई भी लिटरेरी डिस्कशन देखना चाहते हो, तो आप उनके कुछ वर्क्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी हम स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम सॉमरसेट मॉम की शॉर्ट स्टोरी द वर्जियर के शुरुआती सीन को समझने वाले हैं। कहानी अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन की है, जो ये स्टोरी की प्रोटैगोनिस्ट है, और वही द वर्जियर भी है। ये जो वर्जियर होते हैं वो चर्च का ना केयर टेकर होते हैं। जो भी सामान हो, चर्च का साफ सफाई, सब कुछ वो डिसिप्लिन तरीके से वही करते हैं और उनको बोलते हैं वर्जियर। फिर ये जो चर्च के सेंट पीटर्स निवाइल स्क्वायर चर्च, ठीक है, सेंट पीटर्स निवाइल स्क्वायर चर्च के वर्जर है अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन। और वर्जर एक इम्पॉर्टेंट असिस्टेंट होता है जो चर्च के डिफरेंट फंक्शंस हैंडल करता है। सीन शुरू होता है कि क्रिस्टनिंग या फिर नामकरण सेरेमनी से। ये जो क्रिस्टनिंग प्रोग्राम होता है या फिर फेस्टिवल होता है, उधर ये जो छोटे छोटे बेबीज़ को लाते हैं उनको होली वाटर स्प्रिंकल करके बैप्टिज़म दिया जाता है और उनका नाम रखा जाता है, जो कि करते हैं वाइका। ठीक है, हम देखेंगे वाइका कौन है। फॉरमैन अभी भी ना अपनी वर्जर्स गाउन, वो जो गाउन होता है उनका, वो पहने हुए हैं। उनके पास दो गाउन्स हैं, एक नया जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन जैसे कि फ्यूनरल्स और वेडिंग के लिए रखा है, और एक सेकंड बेस्ट जो आज उन्होंने पहना है। ये गाउन उनके लिए सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, उनकी इज्जत और पहचान का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, उसने पुराने वॉर्न आउट जो गाउन्स भी संभाल के रखे हैं, नीटली ब्राउन पेपर में वार्प करके, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि उनके लिए ये सफ़र का एक हिस्सा है। उनके जो वर्जर होने का जो सफ़र है उनके लाइफ में, ये जो पार्ट है उसका भी ये एक हिस्सा है बोल के वो मानते हैं। फॉरमैन चर्च में काम में बिजी है। वो मार्बल फ़ॉन्ट का जो वुडन कवर वापस रख रहा है और एक चेयर हटा रहा है जो एक बूढ़ी औरत के लिए लाया गया था। वो पेशेंटली वेट कर रहा है कि वो जो वाइका, चर्च के हेड प्रीस्ट, वेस्ट्री चर्च का एक रूम से निकले ताकि वो सब कुछ टाइडी करके घर जा सके। मतलब ये जो वाइका होते हैं वो चर्च के हेड होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, जो कि ये सब क्रिस्टनिंग प्रोग्राम में वही हेड होते हैं। तो ये वहाँ वेट कर रहे हैं ताकि वो जो वेस्ट्री है, ठीक है, वेस्ट्री का मतलब है चर्च का एक रूम होता है जहाँ पास्टर लोग रेस्ट रूम की तरह वो यूज़ कर सकते हैं। वो एक टाइप ऑफ ऑफिस भी होता है। तो उधर से वो वेट कर रहे हैं कि ये जो वाइका है वो अपना काम जल्दी ख़त्म करके वो वेस्ट्री से निकले ताकि वेजर जाके वो सारे काम को ख़त्म करके वो अपना घर जा सके। ठीक है, तभी लेकिन ये जो वाइका इतना टाइम क्यों ले रहा है बोल के सोचते हैं। फॉरमैन सोचते हैं क्या उसे नहीं पता कि मुझे चाय पीनी है। ये लाइन क्लियरली दिखाती है कि फॉरमैन एक सिंपल आदमी है जो अपने डेली रूटीन और छोटी खुशियों को वैल्यू करता है। अब नया जो वाइका है, अब पहले एक वाइका था वो थोड़ा जेंटल था, डिसिप्लिन्ड था और ना अमीर अमीर लोगों के साथ डिनर भी करता था। पर अभी और एक नया वाइका आया है चर्च में। अब नया ये जो न्यू वाइका का एंटर होता है, एक रेड फेस्ड एनर्जेटिक आदमी जो 40s में है। ये नया वाइका अभी ईस्ट एंड से आया है, एक वर्किंग क्लास एरिया, और अभी तक फैशनेबल सेंट पीटर्स के सोफिस्टिकेटेड लोगों के कल्चर में फुली एडजस्ट नहीं हुए हैं। फॉरमैन को पुराने वाइका पसंद था,
जो आराम से सरमन्स देता था, एक सिल्वरी वॉइस में बात करता था और हाई क्लास लोगों के साथ डाइनिंग आउट एन्जॉय करता था। पुराने जो वाइका के कंपैरिज़न में नया वाइका हर चीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट देखना चाहता है, जो फोरमैन को उतना पसंद नहीं है। फोरमैन फिर भी थोड़ा पेशेंट है और सोचता है कि सब कुछ हसल-बसल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, वाइका को टाइम दो, धीरे-धीरे सीख जाएँगे। ये लाइन फोरमैन का एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी को दिखाता है। फिर वाइका आगे आता है और सॉफ्टली कहता है, फोरमैन ज़रा वेस्ट्री में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फोरमैन फॉर्मली जवाब देता है, वेरी गुड सर। वो वाइका के साथ वेस्ट्री की तरफ चला जाता है। वेस्ट्री जो कि रेस्ट रूम होता है, मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। मैं और थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि ये जो वाइका होते हैं वो चर्च के पास्टर होते हैं। वर्चर जो कि पास्टर चर्च की केयर टेकर जैसे काम करते हैं, और ये जो वेस्ट्री होता है वो एक रेस्ट रूम की तरह होता है या फिर ऑफिस की तरह होता है, जो कि ये जो पास्टर्स के लिए वो जाके रेस्ट करे या फिर यूज़ कर सके वो ऑफिस को, ऐसे एक रूम होता है। तो वो उन्हें उधर बुलाते हैं कि अम, अ, वेजर आपसे कुछ बात करनी है, बिल्कुल पूरा साइलेंटली एक अमेजिंग टोन में, थोड़ा क्या बोलते हैं ना, थोड़ा रिस्पेक्टफुल टोन में उनको बात करते हैं। वो ना वाइकर के साथ वेस्टी की तरफ चलता है। जाते जाते कैजुअली उनका कन्वर्सेशन होती है और फोरमैन वाइका से कहता है, फोरमैन मतलब वही वेजर, ठीक है, उनका नाम ही है ना ऑथर फोरमैन। तो वो बोलते हैं कि आज का क्रिस्टनिंग बड़ा अच्छा था सर, बड़ा अजीब था कि जैसे ही आपने बेबी को उठाया वो रोना बंद कर दिया। ये छोटी सी बात फॉरमैन की सिंप्लिसिटी और उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को हाईलाइट करती है। वो एक डाउन टू अर्थ आदमी है जो छोटी छोटी बातें नोटिस करता है और नेचुरली हर चीज़ में ना एक अप्रिशिएशन दिखाता है। अब अब ये ना जो वाइका उसको अंदर लेके जाते हैं। तो अभी उनके दोनों के बीच में ना एक फॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा होता है कि आपके हाथ में जब वो बच्चा आया वो रोना चुपचाप हो गया बोल के। और फॉरमैन और वाइकर की बात हो रही थी, जब वाइकर ने कैजुअली कहा कि उनके बच्चों को संभालने के काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो बड़े प्राउड फील करते हैं, कौन, वाइका बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो रोता हुआ बेबी आराम से चुप करा सकते हैं। और मदर्स और नर्सेस भी उनकी इसी स्किल को एडमायर करती है और ये उनका छुपा हुआ एक फ़क्र है, एक मतलब छुपा हुआ एक टैलेंट है बोल के वो खुद को बोलते हैं, वाइका बोलते हैं, थोड़ा प्राउड फील होते हैं। लेकिन अब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। फोरमैन जब वेस्ट्री में एंटर करता है तो वहाँ सिर्फ वाइकार नहीं बल्कि चर्च के दो वार्डन्स भी बैठे होते हैं। और फोरमैन को ये देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसने उन्हें अंदर आते हुए देखा भी नहीं था। वो रिस्पेक्टफुली दोनों को ग्रीट करता है, गुड आफ्टरनून माय लॉर्ड, गुड आफ्टरनून सर बोल के। ये दोनों वार्डन्स सीनियर्स लोग थे और वो भी उतने ही पुराने थे जितना कि फोरमैन अपनी जॉब में था, मतलब 16 साल से पुराने थे। वहाँ वर्क करते हुए 16 साल उनको हो गया ऑलरेडी। तो दोनों एक बहुत ही सुंदर रिफ्रैक्टरी टेबल के पास बैठे होते हैं। जो पुराने वाइका थे वो इटली से लेके आए थे वो। तो वाइका भी एक खाली कुर्सी ले लेता है और फॉरमैन उस उनके सामने खड़ा होता है। वो जो टेबल होता है उनके जस्ट सामने वो खड़ा होता है। अब फॉरमैन थोड़ा अनईजी फील करता है, आखिर बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या बोल के वो सोचता है। उसके दिमाग में ना एक फ्लैशबैक आता है और वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब एक बार चर्च का ऑर्गेनिस्ट किसी दिक्कत में आ गया था और उस वक्त सबको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी ताकि कोई बड़ा सीन ना हो जाए। फोरमैन सोचता है चर्च जैसे प्रेस्टिजियस जगह में स्कैंडल की जगह नहीं होती। उसके सामने वाइका की चेहरा कॉन्फिडेंट और सीरियस दिख रहा है लेकिन चर्च वार्डन्स थोड़ा परेशान लग रहे हैं। फोरमैन अंदर ही अंदर सोचता है वाइका ने ज़रूर इनसे कुछ ऐसा करवा लिया होगा जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन फॉरमैन अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, उसका चेहरा बिल्कुल कंपोज्ड और डिग्निफाइड रहता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉरमैन सिर्फ एक वर्जर बनने से पहले भी बहुत हाई क्लास हाउस होल्ड्स में काम कर चुका था। सबसे पहले वो एक मर्चेंट प्रिंस के घर में एक पेज बॉय था। फिर धीरे धीरे चौथा से पहला फुटमैन बना, ठीक है। और फिर एक साल तक वो एक विडोड पेरिस का पर्सनल बटलर रहा।
फिर और लास्ट जॉब उसकी एक रिटायर्ड एम्बेसडर के घर बटलर की थी, जिसमें 2 लोग उसके अंडर काम करते थे। मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एक एरिस्टोक्रेटिक आदमी जैसा था, जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड ड्यूक या फिर पुराने ज़माने का कोई रॉयल एक्टर। अब जो वाइका डायरेक्टली बात शुरू करता है, "फॉरमैन, हमें एक बात अनप्लेज़ेंट बात कहनी है। तुम बहुत सालों से यहाँ काम कर रहे हो और हम सब मानते हैं कि तुमने अपनी ड्यूटी को हमेशा अच्छे से निभाया है।" चर्च वार्डन्स भी एग्री करते हैं और उनका जो सिर हिला देते हैं। लेकिन अब वाइका एक शॉकिंग रिवलेशंस करते हैं। और मुझे रिसेंटली एक ऐसी बात पता चली जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि तुम ना तो पढ़ सकते हो और ना ही लिख सकते हो बोल के। ये सुनकर कोई और होता तो शायद शर्मिंदा या शौक हो जाता, लेकिन फॉरमैन, उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहता है। कोई एम्बेरसमेंट नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर फिर और एक सीन देखते हैं। तो अभी जो सीन है वो और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फॉरमैन बिल्कुल भी एम्बेरस्ड नहीं होता। वो कामली रिप्लाई करता है कि पिछले जो वाइका को पता था कि वो पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं लगी। वो कहते हैं, पिछले वाइका का कहना था कि दुनिया में वैसे भी ज़्यादा एजुकेटेड या फिर एडुकेशन हो चुकी है। अब ये सुनते ही जनरल जनरल लिटरेरी शौक हो जाते हैं। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हैं, ये तो दुनिया का सबसे अजीब बात सुना मैंने। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम 16 साल से चर्च के वर्चर हो और तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? फॉरमैन का जवाब बिल्कुल कॉम्पोज्ड। वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो 12 साल का था तब से सर्विस में आ गया था। पहले जो कुक थी, उसने एक बार पढ़ना शुरू किया था, लेकिन फॉरमैन को समझ ही नहीं आया। फिर धीरे धीरे इतनी बिजी हो गई कि कभी सीखने का वक्त ही नहीं मिला। और सबसे सरप्राइजिंग बात, उसे कभी ज़रूरत थी महसूस नहीं हुई थी। वो कैजुअली कहता है, मुझे लगता है कि आजकल के लड़के बहुत टाइम वेस्ट करते हैं पढ़ाई में, जबकि वो कोई यूज़फुल काम भी कर सकते हैं। अब चर्च वार्डन क्यूरियस हो जाते हैं, पर तुम्हें कभी न्यूज़ जानना जानना होता तो क्या करते थे, या कभी लेटर लिखना होता तो क्या करते थे? फॉरमैन का जवाब फिर से थोड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल था, नहीं माय लॉर्ड, मैं बिना पढ़ाई लिखाई के भी अच्छा मैनेज कर रहा था। आजकल अखबार में इतनी पिक्चर्स होती है कि मुझे पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और अगर कभी लेटर लिखना होता तो मेरी बीवी या फिर मेरी वाइफ लिख देती है। और फिर वो कॉन्फिडेंटली एक और बात बोलता है, और वैसे भी मैं कोई बेटिंग वगैरह वागर के आदमी या फिर मैं बैटिंग नहीं करता हूँ, वैसे आदमी नहीं हूँ जो मुझे नंबर्स या बुक्स देखनी पड़ेगी। अब सीन बदलता है। चर्च वार्डन्स एक दूसरे को देखते हैं, फिर वाइका को देखते हैं और फिर टेबल की तरफ झुक जाते हैं। वाइका सीरियस हो जाता है और फाइनली डिस्कशन को अनाउंस करता है। फॉरमैन बोलता है कि जो फॉरमैन, मैं चर्च वार्डन से बात कर ली है और हम सब एग्री करते हैं कि ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है। एक हाई क्लास चर्च जैसे कि सेंट पीटर्स निवाल स्क्वायर में हम एक ऐसे वर्जन नहीं रख सकते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकता। फॉरमैन पहली बार थोड़ा अनइज़ी महसूस करता है, अनइज़ी फील करता है। उसके उसना उसका पट वो जो उसका पतला सैलो फेस लाल हो जाता है और वो अपनी जगह पे पूरा ऐसे एक स्टैचू, लेकिन कुछ नहीं बोलता है, स्टैचू जैसे खड़ा हो जाता है। अब जो वाइका उसे सॉफ्टली समझाते हैं, समझो फॉरमैन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, तुम्हारी कैरेक्टर और कैपेबिलिटी पर मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो गई और तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते हो तो चर्च के लिए रिस्क हो सकता है। जनरल भी एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। फॉरमैन, क्या तुम अब सीख सकते हो? फॉरमैन का जवाब क्लियर है, नहीं सर, मुझे नहीं लगता मैं अब लिख जितना भी कोशिश कर लूँ ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। जब मैं छोटा था तभी नहीं सीख पाया, तो अब क्या सीखूंगा? अब जो वाइका एक फाइनल डिस्कशन लेता है और कहता है, देखो फॉरमैन, हम तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते, लेकिन ये तुम्हारे 3 महीने का टाइम देते हैं, तुम्हें 3 महीने का टाइम देते हैं। अगर तुमने सीख लिया तो तुम रह सकते हो, वरना तुम्हें जाना पड़ेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। फॉरमैन कभी नए वाइका को पसंद नहीं करता था। उसका हमेशा से मानना था कि ये जो वाइका
सेंट पीटर्स जैसे क्लासी चर्च के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं था। अब अब जब वाइका उसको चैलेंज दे रहा है तो फॉरमैन एकदम स्ट्रेटन अप हो जाता है। उसका एटीट्यूड एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फाइनली खुद को एक्सप्रेस कर ही देता है और बोलता है कि मैंने बहुत सालों से बिना पढ़ लिख के जैसे रहा हो, अब बिना किसी सेल्फ प्रेज के मैं हमेशा अपनी ड्यूटी निभाई है। और अब मैंने और मैं चाहता और अब चाहता भी नहीं कि मैं सीखूं। वाइका फाइनली क्लियर और फ्रीम स्टेटमेंट देता है और बोलता है, अगर ऐसी है तो फॉरमैन तुम्हें जाना होगा। फॉरमैन बिना किसी ड्रामा के क्वाइटली रिप्लाई करता है, ठीक है सर, मैं समझता हूँ। जैसे ही आपको कोई मेरा रिप्लेसमेंट मिलता है मैं अपनी रेजिग्नेशन दे दूँगा। और यहीं पे एक बड़े ट्विस्ट की शुरुआत होती है। फॉरमैन की नई जर्नी अब शुरू होने वाली है और ये कहानी अब एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन लेने वाली है। तो रही है जाइए मत, ख़त्म नहीं हुआ है स्टोरी, ठीक है। अब अल्बर्ट एडवर्ड का इमोशनल मोमेंट शुरू होता है। जब वाइका और चर्च वार्डन्स चर्च से चले गए तो अल्बर्ट एडवर्ड पहले जैसे कंपोज दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पोलाइटनेस के साथ चर्च का दरवाज़ा बंद किया उसका दिल अंदर से टूट चुका था। उसने अपना वो जो डिग्निफाइड एटीट्यूड मेंटेन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लिप्स क्विवर कर गए, मतलब अंदर की फीलिंग्स दबा नहीं पाया और वो थोड़ा सीवर करने लगे। उनका जब हमको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है तो हमारा जो शरीर है वो थोड़ा सीवर करता है ना, वैसे ही उनका लीव्स थोड़ा सीवर किया। अब वो वेस्ट्री में आए, वेस्ट्री वो जो रूम होता है वो ऑफिस होता है। अब वो वेस्ट्री में गया, अपनी जो वर्जर्स गाउन उठाई और जैसे ही उसको उसके प्रॉपर पेज पे लटकाया और एक हैवी सा ब्रीथ लिया। उस गाउन में कितनी ग्रैंड फ्यूनरल और फैंसी वेडिंग्स हुई थी, उसके सारी यादों को एक सारी यादों का एक हिस्सा था वो गाउन। तो वो सबको वो याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर उसने सब कुछ टाइडी किया, क्लीन किया, अपना कोट पहना और उसका जो हैट हाथ में लेकर चर्च से निकल गया। एक लास्ट बार चर्च डोर को लॉक किया और जो वो स्क्वायर होता है उसमें स्ट्रोल करके, ठीक है, उस जो स्ट्रोल करने लगा, मतलब स्क्वायर में वो जो चर्च का स्क्वायर है उसमें स्ट्रोल करने लगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, वो एक्चुअली अपने घर का रास्ता भूल गया। नहीं, मतलब एक्चुअल में नहीं, लेकिन इतना डीपली सोच रहा था कि गलत टर्न ले लिया। उसका दिल बहुत भारी था, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करें। उसे वापस डोमेस्टिक सर्विस में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इतना सालों तक वो अपने आप का मालिक रहा, चाहे वाइका और चर्च वार्डन्स कुछ भी कह ले, चर्च की असली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ने उठाई थी। और अब सडनली ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी आइडेंटिटी छीन गई हो। फाइनली उन फिनेंशियल स्ट्रगल्स के रियलाइजेशन होता है उसको। और अल्बर्ट एडवर्ड ने कुछ पैसे बचा के रखे थे, लेकिन वो लाइफ टाइम सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं थे। और वैसे भी जीने का खर्चा हर साल बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक और इंटरेस्टिंग थॉट आता है उसके दिमाग में। वो सोचता है कि सेंट पीटर्स के जो वर्जर्स तो हमेशा लाइफ लॉन्ग पोस्ट पर रहते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी और फ्यूचर का प्लान बनाना पड़ेगा। उसका सपना तो ये था कि जब वो मर जाए तो संडे इवनिंग के सर्मन्स में वाइकार उसकी तारीफ़ करेगा, उसके लॉन्ग और लॉयल सर्विस की बात करेगा। लेकिन अब ये सब इम्पॉसिबल हो चुका था। फिर वो एक और डीप ब्रीथ लेता है। एक छोटी सी बात जो लाइफ बदल देती है, ऐसी बात उसके लाइफ में आता है। अभी अल्बर्ट एडवर्ड नॉन स्मोकर था, ठीक है, कभी स्मोक नहीं करता था, लेकिन कभी कभी सिगरेट पीता था जब थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करता था। उस मोमेंट पर उसको एक सिगरेट की ज़रूरत महसूस होती है, जब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। लेकिन बस थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो सिगरेट ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो एक शॉप ढूंढता है जो गोल्ड फ्लेक बेच रही हो, तो सरप्राइज़ होता है। पूरे रोड पे वो जहाँ भी जा रहा है, पूरे रोड पे एक भी शॉप नहीं जो सिगरेट्स भेज रही हो। और अब उसको क्यूरोसिटी होती है, वो पूरा स्ट्रीट एक बार और वॉक करता है कॉन्फर्म करने के लिए। और जब दोबारा चेक करता है तो उससे रियलाइज़ होता है, हाँ सोचो, मैं एक भी सिगरेट शॉप नहीं है, ये जो रोड पे एक भी सिगरेट शॉप नहीं है।
तो सच में एक भी सिगरेट शॉप नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अभी क्या मैं अब वो जो एल्बर्ट एडवर्ड सोचने लगता है, क्या मैं अकेले हूँ या जहाँ से गुज़रता है और सिगरेट चाहता है, क्या करते हैं वो लोग? क्या मैं अकेले हूँ जो यहाँ से गुज़रता है और सिगरेट चाहता है, या फिर कोई और भी है जिसके पास इधर से गुज़रते वक़्त उसको सिगरेट चाहिए होता है? फिर उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट बिज़नेस आइडिया क्लिक करता है। वो कहता है, अगर यहाँ कोई शॉप नहीं है तो एक आदमी यहाँ बहुत अच्छा कर सकता है। टोबैको और स्वीट्स का एक छोटा शॉप वहाँ। और इसी मोमेंट पर उसके दिमाग में एक सडन रियलाइजेशन होता है, भाई वाह! अजीब बात है कि आइडियाज़ कभी-कभी बिना सोचे समझे आ जाता है। फिर वो सीधा घर जाता है और एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी पीता है। तो ये मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट है। एक डोर बंद होता है तो एक नया डोर खुलता है। अगर उसको जॉब से नहीं निकाला जाता तो शायद उसके दिमाग में कभी भी ये बिज़नेस आइडिया नहीं आता। अब जब वो शाम को घर आया तो उसकी वाइफ़ ने नोटिस किया कि वो बहुत साइलेंट था। तो उसके दिल और दिमाग में ना अभी भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो उसकी वाइफ़ उसने पूछा, आज इतने शांत क्यों हो अल्बर्ट? और अल्बर्ट ने बस एक छोटी सी बात बोला कि मैं सोच रहा हूँ। बस इतना ही बोला, आई एम थिंकिंग, उतना ही बोला। फिर अगले दिन वो सीधा उसी स्ट्रीट पे गया जिसमें उसको सिगरेट शॉप की कमी महसूस हुई थी। और किस्मत देखो, उसको एक छोटी सी शॉप रेंट पे मिल गई। बस कोई देर नहीं की, 24 घंटे के अंदर उसे उसने वो शॉप ले ली। मतलब 24 एक ही दिन के अंदर उसे शॉप भी मिल गया, रेंट पे भी ले लिया और उसे उधर एक शॉप भी बसा लिया। और 1 महीने बाद उसने जब सेंट पीटर्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो एक नए बिज़नेस की तरह नए सफ़र की शुरुआत की। उसने फिर उसने टोबैकोनिस्ट और न्यूज़ एजेंट का काम शुरू किया। टोबैकोनिस्ट और न्यूज़ एजेंट का काम शुरू किया। लेकिन यहाँ एक थोड़ा ड्रामा होता है। उसकी वाइफ़ को ये जो डिसीज़न पसंद नहीं आया। उसने कहा, ये तो एक बहुत बड़ा गिरावट है। सेंट पीटर्स का वर्जर होना एक इज़्ज़त की बात थी। लेकिन अल्बर्ट ना बिल्कुल कूल था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ज़माना बदल रहा है। चर्च वैसे नहीं रहा जैसे पहले था, और अब मैं भी नया ज़माने के साथ चल रहा हूँ। मतलब ही एक्सेप्टेड चेंज, और उसने अपने ईगो को बिजनेस सक्सेस के लिए साइड कर दिया। फिर अल्बर्ट का पहला शॉप सुपर सक्सेसफुल हो गया। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक और ब्रिलियंट आइडिया आया, अगर एक शॉप चल सकती है तो दूसरी भी चल सकती है, फिर क्या? उसने लंदन में ऐसी और स्ट्रीट्स ढूंढने स्टार्ट किए जिसमें कोई टोबैकोनिस्ट ना हो। जब ऐसी कोई स्ट्रीट मिलती जिसमें एक शॉप रेंट पे हो, तो बिना सोचे लीज़ कर लेता। धीरे धीरे उसके बिजनेस का एम्पायर बन गया। 10 साल में उसके पास 10 शॉप्स थी, और पैसे उसके हाथ में बारिश की तरह गिर रहा था। हर मंडे वो अपनी सारी शॉप्स के वीकली कलेक्शन करता और बैंक में जमा करता। एक दिन जब वो बैंक गया तो कैशियर ने कहा कि मैनेजर उसे मिलना चाहते हैं। कैशियर ने कहा, मैनेजर उसे मिलना चाहते हैं। अल्बर्ट अंदर गया। मैनेजर उसका हैंडशेक किया और कहा, आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट हो रहा है, क्या आपको आइडिया है कि कितना है? अल्बर्ट को बहुत कूल वे में बोला, मुझे एक 2 पाउंड का एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन मुझे अंदाज़ा है। मैनेजर थोड़ा शॉक था। उसने बताया, सिर्फ आज जो पैसा आपने जमा किया है उसको हटा भी दे तो भी आपके पास 30,000 पाउंड से ज़्यादा है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट का आइडिया उसके पास आया। उसको दिया। मैनेजर ने कहा कि इतना पैसा बैंक में रखने से अच्छा है आप उसको इन्वेस्ट करो। तो लेकिन अल्बर्ट थोड़ा हेजिटेंट था। उसने कहा, मुझे रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं है, पैसा बैंक में सेफ है। मैनेजर समझाता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जो बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैं। सिर्फ आपको अगली बार आना है और डॉक्यूमेंट साइन करना है। तो अल्बर्ट थोड़ा अनसर्टन लग रहा था। उसने कहा, मैं साइन तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या साइन कर रहा हूँ? तो मैनेजर थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, अरे, आप
पढ़ नहीं सकते क्या? और फिर वहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अल्बर्ट एक प्यारे से स्माइल के साथ कन्फेशन करता है, सर वही तो बात है, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। मैनेजर इतना सोखा गया कि सीधा अपनी कुर्सी से उठ गया। क्या? आप बिना पढ़ लिखे इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो? और फिर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल डायलॉग, मैनेजर एक्साइटेडली पूछता है, अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते तो आज क्या होते? और अल्बर्ट एडवर्ड बिना एक सेकंड सोचे मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, मैं सर अगर पढ़ लिख सकता तो आज भी सेंट पीटर्स का वर्जन होता। तो ये एक ज़बरदस्त कहानी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये एक ज़बरदस्त कहानी है जो ये सिखाती है कि हर सेटबैक एक नए सक्सेस का दरवाज़ा खोलता है। तो देखो वो जो लास्ट डायलॉग है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं और एक बार उसको टेक्स्ट के थ्रू से आपको बता देती हूँ। तो थ्री लाइन्स, लास्ट के थ्री लाइन्स है कि द मैनेजर स्टेयर्ड एट हिम एज दो ही वॉज ए प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर एंड डू यू, वो बोलता है कि एंड डू यू मीन टू से दैट यू हैव बिल्ड अप दिस important business and amassed a fortune of 30,000 pounds without being able to read or write? Sorry, not God, good God, man, what would you be now if you had been able to? फिर वो बोलता है कि वर्जो बोलता है, I can tell you that, sir, said Mr. Foreman, a little smile on his still aristocratic features. I'd be verger of St. Peter's Naval Square. तो ये थी वो लाइन। और अल्बर्ट एडवर्ड पढ़ लिख नहीं सकता था, इसीलिए उसको चर्च से निकाल दिया गया। लेकिन अगर वो चर्च में रहता तो उसके अंदर एक बिजनेस का कभी नहीं जाग नहीं सकता था। अगर वो पढ़ लिख सकता तो शायद एक छोटी सी जॉब में ही रह जाता, लेकिन क्योंकि उसके पास पढ़ाई नहीं थी, उसने दुनिया के तरीके से सोचा और बिजनेस एम्पायर बना दिया। मतलब कई बार जो चीज़ एक प्रॉब्लम लगती है वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग होती है। और यही है अल्बर्ट एडवर्ड फॉरमैन की कहानी, एक वर्चुअस से बिजनेस टाइकॉन बनने तक।